Hello students, welcome again for revision lecture of aldehyde, ketone and carboxylic acids. aldehyde ketones ही हमारा चल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक हम पहुँचे नहीं हैं अभी तक. aldehyde ketone के जो प्रिपरेशन मेथड है उसके बारे में हमारा डिस्कशन यहाँ पे हो रहा था. प्रिपरेशन मेथड हमने कुछ कंप्लीट कर लिए थे. कहाँ तक हम लोग आए थे प्रिपरेशन मेथड में? बेंजोफिनोन जो है वो बेंजोफिनोन का बेंजोनाइट्राइल एंड ग्रिग्नाट रिएजेंट जो है उससे हमें क्या करना था, प्रिपरेशन करना था बेंजोफिनोन का. वहाँ तक हम लोग आके पहुँचे थे. अब यहाँ पे फिर से प्रिपरेशन मेथड्स में ही हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, बिकॉज यहाँ पे कुछ नेम रिएक्शंस वगैरह आ रहे हैं. सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस नेम रिएक्शंस. सो यहाँ पे देखो कि फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आगे के जितने भी रिएक्शंस अब आपको मिलेंगे वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ही मिलेंगे. पहले के रिएक्शंस एलिफेटिक, तो एलिफेटिक है या फैटी एसिड्स जो होते हैं वहाँ से हमने लिए थे. बट ये रिएक्शंस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ही रिएक्शंस रहेंगे. मतलब बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन जो होते हैं उससे आप अल्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हो. यहाँ पे स्पेसिफिकली बेंजाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन हमने यहाँ पे किया है. एक मेथड या दो मेथड आपको ऐसे मिलेंगे कि फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन एक है और एक वहाँ पे आगे आप बोल सकते हो कि फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन ही है कि जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि कीटोन का भी प्रिपरेशन वहाँ पे कर सकते हैं. बट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे, उतना आपको याद रखना है. फर्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन. अब मिथाइल बेंजीन का मतलब क्या होता है? टोल्यूइन होता है. मिथाइल बेंजीन का मतलब क्या होता है? टोल्यूइन होता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये हो सकता है कि ऑक्सीडेशन अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे मिथाइल बेंजीन का, तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होने के भी चांसेस वहाँ पे बन सकते हैं. बिकॉज ऑक्सीडेशन प्रोसेस है. ऑक्सीडेशन प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वो बेंजाल्डिहाइड स्टेज पर स्टॉप नहीं होगी, वो आगे बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन वहाँ पे हो सकता है. बट एक्चुअल में आपको क्या करना है कि जो भी रिएजेंट्स आप ले रहे हो, मतलब ऑक्सीडेशन के लिए जो रिएजेंट्स आपके पास है वो रिएजेंट अगर प्रॉपर चूज़ किए तो बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन आपको मिल सकता है, ना ही बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन मिलेगा. बिकॉज अभी तक हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ हमने देखा नहीं है. हमारा जो फोकस है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे अल्डिहाइड और कीटोन पे फोकस है. हम बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन पे नहीं पहुँचे. तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो. ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है. ईटाड रिएक्शन करके एक रिएक्शन है. मतलब ये है कि नेम रिएक्शन में याद रखना पड़ेगा आपको कि ईटाड रिएक्शन जो होती है यहाँ पे, तो ईटाड रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या यहाँ पे हो रहा है? मिथाइल बेंजीन यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब टोल्यूइन प्रेजेंट है. क्रोमाइल क्लोराइड आपने लिया है, CrO2 Cl2. ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है ये आपने लिया है. तो क्रोमाइल क्लोराइड भी एक तरीके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वहाँ पे. बट यहाँ पे सॉल्वेंट आपने यूज़ किया है CS2 कार्बन डाई सल्फाइड करके सॉल्वेंट वहाँ पे यूज़ होगा. बीच में एक इंटरमीडिएट आपको मिलता है. यही वो स्टेज है कि जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं, ना ही बेंजोइक एसिड के फॉर्मेशन के लिए प्रोसीड करेंगे. तो ये जो यहाँ पे क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स मिला है यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स आपको क्या करना है, उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करना है. H3O+ की मैं बात कर रही हूँ, मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है. तो H3O+ एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद तुरंत यहाँ पे आपको बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन मिलेगा. ठीक है. अब बाय प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं वो देखने की ज़रूरत भी नहीं, बिकॉज रिएक्शन आपको लिखने नहीं है अभी. MCQ में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सपोज ईटाड रिएक्शन है, ईटाड रिएक्शन में आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके कौन सा सब्सटेंस वहाँ पे यूज़ किया है. तो क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 करके उसका फॉर्मूला है. रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड CS2 मतलब आपका कार्बन डाइसल्फाइड है. और रिएक्शन हम स्टॉप कर सकते हैं बेंजाल्डिहाइड स्टेज पे. सो द रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टोल्यूइन से प्रिपेयर कर रहे हो आप बेंजाल्डिहाइड. ठीक है. सो ईटाड रिएक्शन. अब भी देखो, टोल्यूइन से आपको फिर से क्या प्रिपेयर करना है, यहाँ पे जो जैसे बेंजाल्डिहाइड है वो प्रिपेयर करना है. बट यहाँ पे और एक सब्सटीट्यूएंट अटैच्ड है. ये सब्सटीट्यूएंट उसको क्या कर रहा है, 4-नाइट्रोटोल्यूइन है ये. ठीक है. मतलब यहाँ पे टोल्यूइन और यहाँ पे हमने लिया है टोल्यूइन का डेरिवेटिव. ठीक है. तो मतलब उसी से भी हम क्या कर सकते हैं, ये CH3 ग्रुप यहाँ से जाके CHO वहाँ पे अटैच हो सकता है विद द हेल्प ऑफ अनहाइड्राइड एसिड. अनहाइड्राइड जो होते हैं
वो आपको लेने हैं। वो ऐसे भी लिख सकते हो CH3CO ट्वाइस O करके आप लिख सकते हो। टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड करके यहाँ पे आपको यूज़ करना है, वो एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट एज वेल। तो यहाँ पे देखो आपको एक फिर से क्या मिलता है, इंटरमीडिएट आपको मिलता है। फिर इंटरमीडिएट का क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, हीट भी देनी पड़ेगी। और यहाँ पे आ रहा है आपका 4 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, मतलब 4 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हमने इस तरीके से किया है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ बेंजीन नहीं होता। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आपको बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं। बेंजीन के डेरिवेटिव जो आपको मिलेंगे उससे आपको प्रिपेयर करना होता है यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो अल्डिहाइड में है क्या हमारे पास, बेंजाल्डिहाइड ही तो है। तो बेंजाल्डिहाइड का प्रिपरेशन यहाँ पे हमने 2 केसेस में देखा। ऊपर की जो रिएक्शन है वो है इटाड रिएक्शन, मतलब टोल्यूइन से आप बेंजाल्डिहाइड प्रिपेयर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड एंड इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट CS2। द रिएक्शन इज सेड टू बी इटाड रिएक्शन। ये नीचे की रिएक्शन इटाड नहीं हो सकती, ये रिएक्शन ऊपर की जो है वो इटाड रिएक्शन करके हम उसे रेफर करते। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अगेन टोल्यूइन की ही रिएक्शन है। देखो मिथाइल बेंजीन हमने यूज़ किया है, बट ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एज इट हैज़ अ कमर्शियल इम्पॉर्टेंस। कमर्शियल इम्पॉर्टेंस इस रिएक्शन को बहुत ज़्यादा है। ये रिएक्शन कमर्शियली यूज़ होती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल रिएक्शन, बहुत ही सिंपल तरीके की रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे देखो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H वही है, मतलब क्लोरीनेशन आप कर रहे हो, टोल्यूइन का क्लोरीनेशन, बट यहाँ पे साइड चेन क्लोरीनेशन होता है। साइड चेन क्लोरीनेशन कैसे, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड है उनके इसमें आपको चेंजेस नज़र आएंगे। आगे देखो CH2Cl यहाँ पे हो गया है, और CH2Cl को जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, एसिड हाइड्रोलिसिस में नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ हाइड्रोलिसिस अगर आप कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो यहाँ पे CHO आपको मिलेगा। मतलब आपका ये जो प्रोडक्ट है बेंजाल्डिहाइड, वो बेंजाल्डिहाइड आपको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। और ये प्रोसीजर जो है, ये प्रोसीजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। क्वेश्चन में आस्क इन द एग्ज़ाम लाइक MCQ क्वेश्चन में कमर्शियल इम्पोर्टेंस जो होता है, जिस पर्टिकुलर कोई भी, मतलब एक कोई भी आप यहाँ पे कंसिडर करो कि कोई भी यहाँ पे एक मेथड है, उस मेथड का कमर्शियल इम्पोर्टेंस क्या है, वो अगर आपने यहाँ पे देखा तो उस कमर्शियल इम्पोर्टेंस वाली मेथड को आपको याद रखना ही होगा, बिकॉज कमर्शियल इम्पॉर्टेंट मेथड्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। वो आप इंडस्ट्रियली वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, बेंजाल्डिहाइड का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन, और वो भी प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन के लिए ये यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ toluene is very important method as it is a commercial way of preparation of benzaldehyde. That's it. ये यहाँ पे 3 मेथड्स मैंने आपको बताई, और भी एक मेथड यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ, छोटी सी जगह थी यहाँ पे एडजस्ट कर ली है। गटरमन कोच फॉर्माइलेशन, गटरमन कोच फॉर्माइलेशन। अब फॉर्माइलेशन क्यों कहा है पता होना चाहिए। रिएक्शन जैसे ही हम देखते हैं, रिएक्शन से पता होना चाहिए। आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा, आपको पढ़ाया गया है कि गटरमन कोच फॉर्माइलेशन में फॉर्माइलेशन यहाँ पे क्यों कहा जाता है। देखो, तो ये बेंजीन हमने लिया है, अब तक क्या लिए थे, अब तक हमने बेंजीन के डेरिवेटिव लिए थे, टू बी वेरी प्रिसाइज टोल्यूइन और टोल्यूइन का डेरिवेटिव हमने लिया था। अब हम लोग एक्चुअल में लेने जा रहे हैं बेंजीन। बेंजीन हम यहाँ पे लेने वाले हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl का प्रेजेंस होगा, अनहाइड्रस AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे होगा, एंड अगेन यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। अब यहाँ पे आप खुद ही देखो कि ये बेंजीन रिंग सिर्फ थी यहाँ पे। अब आगे प्रोडक्ट में अगर आप देखो तो बेंजीन रिंग को क्या अटैच हुआ है, CHO, मतलब फॉर्माइल ग्रुप जो है CHO, वो ग्रुप वहाँ पे अटैच हुआ है, इसलिए ये रिएक्शन को फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन भी कहा जाता है। इस रिएक्शन में याद रखने जैसा जो होगा वो ये होगा कि कंडीशंस अप्लाइड फॉर द रिएक्शन, गटरमन कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन। गटरमन कोच फॉर्माइलेशन में हम बेंजीन के डेरिवेटिव नहीं लेते, बेंजीन लिया जाता है और बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन डायरेक्टली किया जाता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसकी जो मैकेनिज़्म है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैकेनिज़्म है, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू हैव फोकस ऑन रिएक्शन मैकेनिज़्म। अब
के लिए आप उतना ही याद रखो यहाँ पे कि गटरमन कोच फॉर्मेलेशन रिएक्शन जो होगी यहाँ पे, इसमें आपको कंडीशंस अप्लाइड बहुत अच्छे से याद रखनी है, जो कि क्या है COHCl अनहाइड्रस AlCl3। ये प्रेजेंट अगर वहाँ पे रहेंगे तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है और यहाँ पे आपको बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन मिलता है। अब इतने रिएक्शंस हमने देखे कि जिसमें हमने सिर्फ बेंजाल्डिहाइड का ही प्रोडक्शन देखा है। अब आगे हम एक रिएक्शन 2 रिएक्शंस ऐसे देखेंगे कि जहाँ पे थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस आपको देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रिएक्शंस ऐसे आ रही है, रादर 3 रिएक्शन ऐसे आ रही है कि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इटार्ड है और गटरमन कोच फॉर्मेलेशन है बिकॉज ऑफ नेम रिएक्शन है, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है साइड चेन क्लोरीनेशन जो होता है टोल्यूइन का, वो भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट एक्ट्स एज अ कमर्शियल वे फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। तो इस तरीके से आपको वो याद रखना है। पहले में आपने टोल्यूइन लिया था, दूसरे में आपने टोल्यूइन का डेरिवेटिव लिया था, वहाँ पे 4 नाइट्रो टोल्यूइन लिया था और यहाँ पे फिर से आपने टोल्यूइन लिया है। और गटरमन कोच फॉर्मेलेशन एक ऐसे रिएक्शन है कि जहाँ पे बेंजीन लेने के बाद ही आपको तुरंत फॉर्मेशन मिल रहा है बेंजाल्डिहाइड का with the help of COHCl anhydrous AlCl3. So it is very important to know these particular reactions. Now moving towards next reaction of preparation of aldehyde and ketones. देखो अगेन प्रिपरेशन मेथड्स हैं, जो लास्ट वाले बच्चे हैं अल्डिहाइड कीटोन के, वो प्रिपरेशन मेथड फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन बहुत सिंपल है। हैलोजन डेरिवेटिव्स वगैरह वहाँ भी फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन की रिएक्शन काफ़ी बार हो चुकी है। सो फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन में बेंजीन से आप यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हो कीटोन, ठीक है। मतलब बेंजीन से आप एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन कर रहे हो। जैसे बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता था, वैसे बेंजीन से एसिटोफिनोन मतलब कीटोन का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ FC असाइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। यहाँ पे लिया है हमने एसिटिल क्लोराइड लिया है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 एंड हीट। कंडीशंस वही है, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन है, अनहाइड्रस AlCl3 वहाँ पे होना चाहिए, हीट भी रिक्वायर्ड है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन रिमूव हो, मतलब यहाँ पे COCH3 अटैच होगा एंड यू विल गेट HCl, ठीक है। मतलब जो 4th वैलेंसी हाइड्रोजन से रिप्लेस हुई थी वो वैलेंसी COCH3 से यहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ पे मिल गया एसिटोफिनोन जो होता है उसका फॉर्मेशन। एसिटोफिनोन जो यहाँ पे है तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। एसिटोफिनोन के बारे में हमने कुछ चीज़ें देखी है इंट्रोडक्टरी पार्ट में। देखो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, किस तरीके का फ्लेवर देने के लिए वो यूज़ हो रहा है, ये सब पॉइंट्स में यहाँ पे आपको रिकॉल कर रही हूँ, एक बार देख लेना यूजेस में, या यूजेस नहीं बोल सकते, जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें देख लेना, आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन हमने किया, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन से हमने एसिटोफिनोन मतलब कीटोन का प्रिपरेशन किया। अभी तक जितने भी मेथड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हम देख रहे थे उसमें सिर्फ हम अल्डिहाइड मतलब बेंजाल्डिहाइड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड पे फोकस कर रहे थे। नाउ वी विल हैव अ कीटोन, ठीक है। एसिटोफिनोन इज़ अ कीटोन। देखो अब यहाँ पे HCl भी प्रिपेयर हुआ। नेक्स्ट है रोजनमन रिडक्शन। इट इज़ अगेन अ नेम रिएक्शन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी बार गड़बड़ हो सकती है, रोजनमन रिएक्शन कौन सी है और नॉर्मल हाइड्रोजनेशन कौन सा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो बेंजोइल क्लोराइड हमने यहाँ पे लिया है, बेंजोइल, बेंजाइल नहीं है, बेंजोइल क्लोराइड जो हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे H2 मतलब हाइड्रोजनेशन है, PDBaSO4 यहाँ पे हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पे हाइड्रोजनेशन जो हो रहा है वो तो हाइड्रोजनेशन मतलब काफ़ी सिंपल केस है कि यहाँ पे क्या होगा, CHO मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और HCl यहाँ से बाहर निकलेगा। हाइड्रोजनेशन है, 2 एटम्स हाइड्रोजन के आप ऐड कर रहे हो एज अ मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, एक यहाँ अटैच होगा और एक Cl के साथ यहाँ पे HCl के फॉर्म में चला जाएगा। रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बट गड़बड़ कहाँ होती है वो मैं बता रही हूँ। PDBaSO4 अगर नीचे लिखा नहीं होगा तो इट इज़ नॉट अ रोजनमन रिडक्शन, नॉर्मल रिडक्शन होगा वो। H2 सिर्फ आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे ऐड कर रहे हो
हाइड्रोजिनेशन वहाँ पे हो रहा है। बट अगर PDBA-SO4 वहाँ पे ऐड होगा तो ही वो रोजनमन रिडक्शन वहाँ पे हो सकता है। अब रोजनमन रिडक्शन में हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये जो पर्टिकुलर रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है, ये रिडक्शन अल्डिहाइड स्टेज पे स्टॉप होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस BaSO4। BaSO4 इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म एक्ट्स एज अ पॉइजन। ऐसे बोलते हैं कि वो पॉइजन करके एक्ट करता है और बेंजाल्डिहाइड को आगे फिर किसी भी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होने देता। तो यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड यहाँ पे फॉर्मेशन हमें मिला है। याद रखो, सिर्फ अगर H2 यहाँ पे ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम वगैरह तो वो हाइड्रोजिनेशन हो जाता है। अगर PDBA-SO4 लिया है और PDBA-SO4 के बाद ये रिएक्शन सामने है तो इट इज़ अ रोजनमन रिडक्शन। तो ये आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स मैंने बता दिए। लास्ट रिएक्शन है हमारी G रिएक्शन, जो लास्ट है वो है वहाँ पे आपको यूज़ करना है डाइबेंजाइल कैडमियम। डाइबेंजाइल कैडमियम यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे हमने एसिटिल क्लोराइड का यूज़ किया है एंड हियर वी विल गेट फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल मिथाइल कीटोन। बेंजाइल मिथाइल कीटोन का फॉर्मेशन मिला है। सिंपल रिएक्शन है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है इट रिएक्ट्स विथ कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट होगा, जो अब ट्राई अल्काइल कैडमियम है उससे रिएक्ट होगा एंड देन रिएक्शन आगे बढ़ेगी। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो कि यहाँ पे आपको CdCl2 का फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाता है। फिर से CdCl2 जो हमने यूज़ किया था प्रिपरेशन में एक्चुअल में, वो फिर से आपको वहाँ पे रिकवर होता हुआ दिखाई देता है। सो दिस आर ऑल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। याद रखने वाले जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड वाला जो है वो बहुत अच्छे से याद रखो। जर्मिनल डाइहैलाइड्स की जो मेथड है वो अच्छे से याद रखो। उसके बाद इटार्ड है, गटरमन कोच फॉर्माइलेशन है, रोजनमन रिडक्शन है एंड फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन। नेम रिएक्शन तो मैंने बोला नहीं बोला तो भी आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं अलॉन्ग विद द कंडीशंस अप्लाई। रोजनमन रिडक्शन में H2 PDBA-SO4 अगर होगा तो ही वो रिएक्शन रोजनमन होगी, अदरवाइज वो नॉर्मल रिडक्शन की प्रोसेस कहलाएगी। PDBA-SO4 उसमें होना चाहिए, PDB होगा तो भी ठीक है बट BaSO4 का प्रेजेंस वहाँ पे होना चाहिए। उस वजह से रिएक्शन बेंजाल्डिहाइड पे स्टॉप होती है, आगे बेंजाल्डिहाइड का कन्वर्जन किसी दूसरे कंपाउंड में नहीं होता। ठीक है, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। Physical properties of aldehydes and ketones, a very important part for MCQ type of questions। काफ़ी सेट हो सकते हैं इस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट के ऊपर। हम यहाँ पे देखते हैं। अब चलो सबसे पहले जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, वेदर इट शोज़ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नॉट, वीक फोर्सेस है या नहीं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है या नहीं, और ये पूरे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने जो लिखे हैं हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट होगा। और ये क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, देखो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में नीचे आपको उसके रेफरेंस में, फिज़िकल प्रॉपर्टी के रेफरेंस में नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, सेंटेंस फॉर्म किए होंगे उन्होंने, और उसमें से करेक्ट या इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको क्या करना होता है, वहाँ पे चूज़ करना होता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्चुअली। एक एक पॉइंट में यहाँ पे बता रही हूँ अभी आपको। फर्स्ट पॉइंट देखो, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज़ कॉल्ड फॉर्मेलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मतलब कौन है, फॉर्मल्डिहाइड मतलब ये जो है जिसे मिथेनॉल कहा जाता है उसे फॉर्मल्डिहाइड हम कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन नेम में बोलते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का अगर 40% सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करते हो, 40% एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट कौन होगा यहाँ पे, वाटर होगा। 40% एक्वस सॉल्यूशन अगर आप फॉर्मल्डिहाइड का प्रिपेयर करते हो तो उसे फॉर्मेलिन कहा जाता है। एक्चुअल में इसके यूजेस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी ये यूजेस बता देती हूँ आपको। फॉर्मल्डिहाइड का जो ये 40% वाला सॉल्यूशन है उसे फॉर्मेलिन कहा जाएगा। फॉर्मेलिन हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक की तरह वहाँ पे यूज़ होता है। स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल
इक्विपमेंट्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनका स्टरलाइजेशन करने के लिए इसका यूज़ होता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ ये है कि बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स जो होते हैं उनको लॉन्ग पीरियड के लिए वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। मतलब कॉलेजेस में वगैरह बायोलॉजी लैब जो होती है उसमें कुछ स्पेसिमेन रखे जाते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लास के स्पेसिमेन वहाँ पे रखे जाते हैं। तो वो जो स्पेसिमेन होते हैं वो स्पेसिमेन को लॉन्ग पीरियड तक वहाँ पे वैसे के वैसे रखना या उस कंडीशन में प्रिजर्व करके रखना, ये इसके लिए ये फॉर्मेलिन सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं। तो फॉर्मेलिन के ये यूजेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज फॉर्मेलिन एक जैसे एंटीसेप्टिक की तरह एक्ट कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट की तरह भी एक्ट करता है। और एक पॉइंट यहाँ पे है कि फॉर्मेलिन जो होता है वो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए क्यों यूज़ होता है, क्यों यूज़ होगा वो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि फॉर्मेलिन में जब वो स्पेसिमेन वहाँ पे डिप किया जाता है तो फॉर्मेलिन एक्ट्स एज अ टिश्यू हार्डनर। टिश्यू जो होते हैं लिविंग जो भी वो स्पीशीज़ है उसमें से जो भी टिश्यूज़ होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और वो पर्टिकुलर स्पेसिमेन वहाँ पे डिकम्पोज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बट एज इट इज़ वो प्रिजर्व होगा फॉर द स्टडी पर्पस, ठीक है। सो ये फॉर्मेलिन के यूजेस मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिए। अब यहाँ पे और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे 40% एक्वस सॉल्यूशन वहाँ पे है, बट कई बार ये होता है कि MHCET की टेस्ट में थोड़ा सा परसेंटेज उन्होंने इधर उधर कर दिया, तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। पहले ही बता देती हूँ, कई टेक्स्ट बुक्स जो होते हैं या कई ऐसे रेफरेंस बुक है जो सैम्पल पेपर्स आपको मिलेंगे उसमें उन्होंने 37% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ऐसे भी कहा है। तो 37% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एक्चुअल में वो फॉर्मेलिन ही है, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मैडम ने तो कहा था कि 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज़ कॉल्ड एज फॉर्मेलिन। ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, फ्लक्चुएशन हो सकता है। और वैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि 37% है या 40% है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कई बार ये भी देते हैं कि 37 to 40% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज़ नथिंग बट फॉर्मेलिन। सो यू हैव टू नो दैट कि ये जो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन है वहाँ पे 37 से 40 तक ये परसेंटेज जो होता है फॉर्मल्डिहाइड का वो चेंज हो सकता है, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ पे याद रखो। नेक्स्ट देखो, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हाईली पोलर कंपाउंड्स। जो पहले भी मैंने बताया था आपको, स्ट्रक्चर जब मैं बना रही थी तब भी बनाया था कि अल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं उसमें कुछ इस तरीके का कार्बोनिल ग्रुप आपको वहाँ पे मिलता है। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है आप देखो, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। सो कार्बन जो होता है वो हमेशा डेल्टा पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन डेल्टा निगेटिव के फॉर्म में रहेगा, ये हमारा डिस्कशन हो चुका था। रादर इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे बनाया तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो ये दिखाई देता है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इस तरीके से माइनस चार्ज है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मतलब कार्बन हमेशा से इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है उसको महसूस करेगा क्योंकि उसके बिल्कुल विसिनिटी में उसने जिससे डबल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन से, वो ऑक्सीजन उससे कई गुना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो हाईली पोलर कंपाउंड्स है, हाईली पोलर है, ठीक है। मतलब पोलैरिटी वहाँ पे बहुत अच्छे से जनरेट हो सकती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अमंग द बॉन्डेड एटम्स। बॉन्डेड एटम्स कौन है यहाँ पे? कार्बन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखो, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। ये इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट इसका जो होता है वो हाई होता है देन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। सपोज़ मैंने एक रैंडमली चूज़ किया है, सपोज़ अगर मैंने कहा कि कोई ऐसा आपके पास अल्डिहाइड है कि जिसका वेट मॉलिक्यूलर मास जो है वो x है, तो उसी x मॉलिक्यूलर मास का अगर आपने ईथर लिया, दोनों की कंपैरिजन की बॉइलिंग पॉइंट की, तो अल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आपको ज़्यादा मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे भी कुछ पॉइंट है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पे क्रिएट होता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसे, देखो अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसे क्रिएट होगा। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, ऐसा ही दूसरा बाजू में होगा तो वो भी पॉजिटिव निगेटिव होगा।
तो डाइपोल डाइपोल का इंटरेक्शन वहाँ पे होता है, वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन वहाँ पे आपको दिखाई देता है। उस वजह से इफ़ यू कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड कीटोन विथ कंपेरेबल masses of ether and hydrocarbon, then aldehyde ketone have a maximum higher boiling point than ether and hydrocarbon। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। बट एट द सेम टाइम ये भी पॉइंट याद रखो, लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब लोअर क्यों है, ऐसा क्या है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड तो छोड़ो, चलो अल्कोहल का तो स्टडी हुआ है। अल्कोहल में आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हो कि वो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उसमें आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा। तो इस वजह से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपैरिजन अगर अल्डिहाइड कीटोन से की कंपैरेबल मासेस में, तो अल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अल्कोहल और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इट इज़ बिकॉज अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विल शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ टोटली एब्सेंट इन द पर्टिकुलर अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट है लोअर मेंबर्स। अब यहाँ पे सोल्यूबिलिटी का थोड़ा डिस्कशन हम कर रहे हैं। लोअर मेंबर्स जो होते हैं, अब लोअर मेंबर्स मतलब कौन से, हम कैसे डिस्कस करें कि कौन सा लोअर मेंबर है कौन सा हायर मेंबर है? 3 मेंबर्स मैं आपको दे देती हूँ, उसमें से उनको लोअर मेंबर ही कहा जाता है। जैसे वहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड है, और कीटोन की कैटेगरी में जो एसीटोन है जिसे प्रोपैनोन कहा जाता है, ये लोअर मेंबर्स है। इनको अगर आप देखो तो दे आर सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में वो सोल्यूबिलिटी दिखाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके CO में जो होगा उनके बीच में क्या होती है, वाटर के साथ एसोसिएशन बन जाती है, वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। लोअर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, किसकी बात हो रही है? स्पेसिफिकली तीनों की। अल्डिहाइड में अगर आप देखो तो फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, कीटोन में अगर आप देखो तो एसीटोन, ये तीनों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दे आर सोल्यूबल इन वाटर। इट इज़ बिकॉज ऑफ दे शो दिस काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द अल्डिहाइड एंड कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप जो है उसके साथ। अब यहाँ पे देखो कार्बोनिल ग्रुप मैंने दिया है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहाँ पे वाटर का स्ट्रक्चर हमने दिया है, पॉजिटिव पॉजिटिव और ऑक्सीजन ऑब्वियसली नेगेटिव। तो आप खुद देखो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में वहाँ पे कनेक्शन हो सकता है, एसोसिएशन बन सकता है। यहाँ भी हाइड्रोजन और दूसरा जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें जो ऑक्सीजन है उसमें एसोसिएशन बन सकता है। तो इसलिए लोअर मेंबर्स ऑफ aldehydes and ketone, they show solubility, but as carbon chain increases, in case of aldehyde and ketone, as carbon chain increases, मतलब जैसे जैसे उसमें कार्बन बढ़ते बढ़ते जाएंगे और हायर मेंबर वो होता जाएगा, देन solubility decreases with increase in carbon chain। solubility वहाँ पे ड्रॉप डाउन हो जाती है, solubility डिक्रीज हो जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीज़न कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब करना उतना पॉसिबल नहीं होगा। इट इज़ बिकॉज आपको पता है वो फिर एरिया का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेंगे जितने भी यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ये पॉइंट्स मैंने क्यों डिस्कस किए, इतने एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में क्यों डिस्कस किए हैं? बिकॉज इस पर क्वेश्चंस आते हैं। 40% एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मेलिन किस लिए यूज़ होता है? एंटीसेप्टिक है, ठीक है वहाँ पे। और दूसरा है स्टरलाइजेशन जो होता है सर्जिकल इक्विपमेंट्स का, उसमें भी यूज़ होता है। स्पेसिमेंस जो होते हैं, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस जो होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए भी वहाँ पे वो यूज़ होता है, ठीक है। और वो एक्ट करता है एज अ टिश्यू हार्डनर। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को याद रखो। बॉइलिंग पॉइंट को, अल्डिहाइड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट को फर्स्ट यू हैव टू कंपेयर इट विद ईथर एंड हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मासेस। वे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ अभी कि जब मैं बोल रही हूँ कि अल्डिहाइड कीटोन है और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं ईथर एंड हाइड्रोकार्बन के साथ, तब बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड कीटोन का हाई होगा।
ठीक है। इट इज़ बिकॉज ईथर और जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहीं भी नहीं है। यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्रिएट हो सकता है, इट इज़ बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जनरेट हो चुका है। नेक्स्ट है, उसी अल्डिहाइड कीटोन को कंपेयर करो अब आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट के साथ। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा, अल्डिहाइड कीटोन्स का कम होगा। ऐसा क्यों? अल्डिहाइड कीटोन में कहीं भी आपको उतना स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाई देगा जितना आप देख रहे हो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में। उतना मतलब बोलने की भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में दिखाई देता है, वो आपको अल्डिहाइड कीटोन में नहीं दिखाई देगा। मूविंग टुवर्ड सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी में लोअर मेंबर्स जो है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, ये जो मेंबर्स है दे आर सोल्यूबल इन वाटर, इट इज़ बिकॉज दे शो एसोसिएशन विद द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरीके से वो एसोसिएशन होती है। एंड सोल्यूबिलिटी इन जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है एज नंबर ऑफ कार्बन इन अ चेन इंक्रीजेस। कार्बन अगर जैसे इंक्रीज़ हो जाते हैं वैसे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ होती है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू स्टडी फॉर द पर्पज़ ऑफ MHCET। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो है रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूँगी, बट उसके पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन में हमें देखनी है। ऑब्वियसली वही रिएक्शन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, तो अल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। अल्डिहाइड और कीटोन में कहाँ पे रेट ज़्यादा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने का, क्वेश्चंस बहुत आते हैं उस पर। इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो वो पहले हम समझ लेंगे एंड देन वी विल मूव फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, वो अगले लेक्चर में हम लोग कवर अप कर लेंगे।